15 अगस्त 1975 सुबह के 5 बज रहे थे। ढाका के इलाके धान मंडी में मुकम्मल खामोशी थी कि अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने खामोशी को तोड़ दिया। कैप्टन हुदा अपने साथियों समेत दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और कुछ ही देर बाद सीढ़ियां उतरने वाले शेख मुजीबुर रहमान को गोलियों से भून दिया। उन पर एक दो नहीं, पूरी 18 गोलियां फायर की गईं। वो मुंह के बल जमीन पर गिरे और गिरते ही दम तोड़ गए। अब अगला हुक्म था कि इस खानदान का कोई बंदा जिंदा ना बचे। फिर बीवी, भाई, बेटों, बहुओं, बल्कि 10 साल के छोटे बेटे को भी बेरहमाना अंदाज में कत्ल कर दिया गया। कैप्टन और उसके साथी फौजी मुतमईन थे कि उनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस घराने की 2 बेटियां और भी हैं जो उनकी पहुंच से हजारों किलोमीटर दूर हैं। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि वो जिस खानदान का नामो निशान मिटाने आए हैं, एक दिन आएगा इस घराने की एक लड़की मुल्क पर राज करेगी। वो अपने बाप के कातिलों के लिए ही नहीं, बल्कि हर सियासी मुखालिफ के लिए दहशत और मौत की अलामत बन जाएगी। कैप्टन हुदा समेत कई लोगों की जिंदगियों का खात्मा उसी के हाथों होगा। उस लड़की का नाम था शेख हसीना वाजिद। शेख हसीना वाजिद बांग्लादेश पर तकरीबन 20 साल हुकूमत करने वाली हसीना, दुनिया के गरीब तरीन मुल्क को तरक्की के रास्ते पर डालने वाली हसीना। लेकिन इस तरक्की के पीछे जो भयानक कहानी थी, वो बताती है कि जमहूरियत भी आमरियत बन सकती है। किस तरह आवाम के वोट से मुंतखब होने वाली हुकूमत भी अंधेर नगरी में बदल जाती है। लेकिन जुल्म की रात चाहे कितनी ही लंबी क्यों ना हो, बिलाखिर खत्म होकर ही रहती है। हसीना का उरूज भी इख्तिताम को पहुंचा, कुछ इस तरह कि लाखों लोग उनके खिलाफ सड़कों पर थे और मुमकिन था कि वो भी अपने वालिद के अंजाम को पहुंचते, लेकिन उन्हें बचा लिया गया और जिला वतन कर दिया गया। हसीना वाजिद एक मरतबा फिर मुल्क से बाहर हैं, बिल्कुल वैसे जैसे 27 साल की उम्र में वालिद की मौत के बाद थी। क्या हसीना की कहानी ख़त्म हो चुकी है या इस कहानी का कोई नया चैप्टर शुरू हुआ है? आज ये जानेंगे रफ्तार पर। आइए आपके सब्सक्राइब के साथ जानते हैं हसीना वाजिद कौन। पंद्रह अगस्त 1947 हिंदुस्तान तकसीम हो चुका और पाकिस्तान के नाम से एक नया मुल्क वजूद में आया। दुनिया का अनोखा तरीन मुल्क, जिसके 2 हिस्से थे और दोनों के दरमियान 1000 मील का फासला था। जहां आज़ादी के तकरीबन 1 महीने बाद 28 सितंबर 1947 को हसीना का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान की सबसे बड़ी बेटी, जिन्होंने आंखें खोलते ही घर में सियासी माहौल देखा। ये वो ज़माना था जब मुजीब की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ शुरू हो चुकी थी। वो बंगला ज़बान मूवमेंट में जेल भी जा चुके थे और वक्त के साथ साथ उनकी गिरफ्तारियां और मसाइल बढ़ते चले गए। वो कहते हैं ना कि आपका बचपन जिस माहौल में गुजरा हो, आप जाने अनजाने में हमेशा उसी माइंड सेट में रहते हैं। हसीना का दिमाग भी शायद बचपन ही से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गया था, ऐसा कि इनसिक्योरिटी उनकी शख्सियत का अहम हिस्सा बन गई। बहरहाल शेख मुजीबुर रहमान की कोशिशों से 16 दिसंबर 1971 को मशरिकी पाकिस्तान एक नया मुल्क बांग्लादेश बन गया। लेकिन इक़्तिदार मिलने के बाद मुजीब भी डिक्टेटर बन गए, वो कि जिन्होंने अयूब खान और याह्या खान जैसे डिक्टेटर्स के खिलाफ जद्दोजहद की। हुकूमत में आए तो खुद भी उन्हीं जैसे बन गए। अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाया, सियासी मुखालफत को दुश्मनी समझा, हुकूमत को जबर के ज़रिए मजबूत किया और मुखालिफिन को दबाने के लिए हर वो कदम उठाया जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए था। बांग्लादेश की आर्मी के एक अफसर थे शरीफुल हक तालीम। मुल्क की आज़ादी के लिए उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की, लेकिन अपनी किताब बांग्लादेश अनटोल्ड फैक्ट्स में लिखा कि मुजीब का दौर जबर का दौर था। उनका सारा जोर मुखालिफिन को कुचलने और अपनी शख्सियत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने पर था। 71 से पहले शेख मुजीब बंगालियों के पसंदीदा लीडर थे, लेकिन आज़ादी के बाद वो ऐसे आमिर बन गए जिससे आवाम शदीद नफरत करते थे। मुजीब ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য হাজার হাজার রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে। He decided to crush the movement by state apparatus and physical force. Total disregard and betrayal of people's confidence, hope and expectation, and total negation of the constitution which we ourselves framed. किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 3-4 साल में बंगा बंधु यानी बंगालियों के बाप को इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाएगा, ऐसा कि उन्हें दफनाने से पहले ठीक से गुस्ल भी नहीं दिया गया था। तब हसीना की उम्र 27 साल भी नहीं थी। अपने घर से, अपने मुल्क से कहीं दूर जर्मनी में उन्हें इत्तला मिली, माँ, बाप, चचा, भाइयों, भाभियों समेत ख़ानदान के 16 लोगों को कत्ल कर दिया गया है।
और हसीना बदल कर रह गई। उनके दिल में बदले की वो आग लगी जो कभी नहीं बुझ सकी। लेकिन फिलहाल तो मौत सर पर मंडरा रही थी, इसीलिए हसीना को इंडिया में पनाह लेना पड़ी। वो 6 साल तक दिल्ली में रहीं क्योंकि मुल्क में उनके दाखिले पर पाबंदी थी, यहाँ तक कि 1981 आ गया। शेख मुजीब की पार्टी अवामी लीग का हाल बहुत बुरा था। 1979 के इलेक्शन में पार्टी बुरी तरह हार गई। पार्टी रहनुमाओं ने अवामी लीग को अवामी बनाने पर काम शुरू कर दिया और फरवरी 1981 में फैसला कर लिया। मुजीब की बेटी हसीना को पार्टी का नया सदर बना दिया गया। यूं मई 1981 में हसीना वाजिद बांग्लादेश वापस आ गई। हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। यूं डिक्टेटर्स के खिलाफ जद्दोजहद का आगाज हो गया। जी हाँ, हसीना अब अपने वालिद के रास्ते पर थी। मुजीब ने अयूब और याहिया खान के खिलाफ तहरीक चलाई थी, तो हसीना का टारगेट जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद का मार्शल लॉ था। इस जद्दोजहद में हसीना को बहुत कुछ सहना पड़ा। गिरफ्तारियां और नज़रबंदियां एक तरफ, 1988 में तो उन पर कातिलाना हमला भी हो गया, लेकिन वो बच गई। फिर वो कहते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं था। स्ट्रगल फैसला कुल मरहले में दाखिल हो गई। अवामी लीग ने दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद किया और 1991 में तब्दीली आ गई। बांग्लादेश में मार्शल लॉ का खात्मा हो गया और औरत राज शुरू हो गया। खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली खातून वजीर आजम बनी। दोनों ने अब तक हाथों में हाथ डाले जमहूरियत की बातें की थी, लेकिन अब हालात ने उन्हें एक दूसरे का मुखालिफ बना दिया। सियासत नाम ही इसका है। तो एक नई जंग का आगाज हुआ जो 2 दिहाइयों तक चली, जिसमें खालिदा की हुकूमत पर वही इल्ज़ाम लगा जो बर्रे सगीर में हमेशा लगाया जाता है, करप्शन। इसमें हकीकत हो या ना हो, लेकिन ख़राब गवर्नेंस और इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी थीं कि हालात काबू से बाहर होते चले गए। हसीना वाजिद की पार्टी पर ग्रिप मजबूत होती जा रही थी, बल्कि उन्होंने तो पार्टी में एक नई रूह फूंक दी थी। और बिल आखिर वो दिन आ गया जिसका उन्हें इंतज़ार था। जून 1996 में होने वाले इलेक्शन में अवामी लीग जीत गई। वो लड़की जिसके पूरे ख़ानदान को कत्ल कर दिया गया था, अब बांग्लादेश की हुक्मरान थी और वो कुछ भी भूली नहीं थी। इसलिए पहला काम ये किया कि इंडेमनिटी एक्ट का खात्मा कर दिया, वो कानून जिसके तहत शेख मुजीब के तमाम कातिलों को इम्यूनिटी मिल गई थी। ये कोई छोटा कदम नहीं था। अब हर सियासी मुखालिफ हसीना के निशाने पर था। अपोजिशन तो पहले ही भरी बैठी थी, इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाती थी। ये एक्ट ख़त्म हुआ तो सड़कों पर आ गई। एहतजाज और हड़तालों ने मुल्क का पहिया जाम कर दिया। हसीना ने अपनी पहली हुकूमत में इकॉनमी बेहतर बनाने की कोशिश तो की थी, लेकिन बाप का बदला लेने में जल्दबाजी ने इन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि 2001 के इलेक्शंस में हसीना वाजिद की अवामी लीग बुरी तरह हार गई। बांग्लादेश की बैटलिंग बेगम्स के दरमियान जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी, बल्कि ये क्राइसिस यहाँ तक पहुँच गया कि 2006 में फ़ौज ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया। अब हसीना वाजिद फिर जिला वतन थी और उनके मुल्क में दाखिले पर पाबंदी थी। लग रहा था कहानी ख़त्म हुई, लेकिन असल में ये नई कहानी का स्टार्ट था। हर मैदान की तरह सियासत में भी जीतता वही है जिसके अंदर लड़ मरने का जज्बा हो। हसीना शेख मुजीब की बेटी थी, उनके तो खून में ही बगावत और सियासत शामिल थी। हालात बेहतर हुए तो जून 2008 में वो मुल्क वापस आ गई। ऐसी एंट्री दी कि फिर इन्हें निकालने वाला कोई नहीं बचा। इलेक्शन हुए तो उनके पार्टी के इत्तेहाद ने 2/3 मेजॉरिटी ली। अब बांग्लादेश पर वाकई हसीना का राज था और इस मर्तबा उनके इरादे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि उनके इरादे नेक नहीं थे। वो तो अपने वालिद से भी 4 हाथ आगे निकल गई। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो गिरफ्तारियां हों या जबरी गुमशुदगियां, मीडिया सेंसरशिप हो या डिजिटल सिक्योरिटी के कवानीन, हसीना वाजिद ने अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए हर हथकंडा आजमाया। खुद पर होने वाले जुल्म की तलाफी और इक़्तिदार से बेदखल होने का खौफ, ये 2 ऐसी चीज़ें थीं जिन्होंने हसीना की जमहूरियत पसंदी ख़त्म कर दी थी। हसीना के अंदर की इनसिक्योरिटीज़ अब पूरी तरह जाग चुकी थी। बदले की आग अब एक अलाव बन चुकी थी। उन्हें किसी की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता है, क्या समझता है और ये सब करने से मुल्क का क्या होगा। उन्होंने इस आग में हर अपोजिशन पार्टी को जलाया। सबसे पहले तो एक अदालत सजाई, नाम रखा गया इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल। इसका काम था मुल्क के कोने कोने से उन लोगों को निकालना जिन पर आज़ादी की जंग में अवामी लीग की मुखालफत का इल्ज़ाम था। अरे नहीं, अंग्रेज़ के खिलाफ आज़ादी की बात नहीं कर रहा। बांग्लादेश के लिए आज़ादी का मतलब एक ही है,
1971 में पाकिस्तान से आज़ादी। तो 1971 में जिसने अवामी लीग से इख्तिलाफ किया, पाकिस्तान का साथ दिया, वो सब ढूंढ ढूंढ कर निकाले गए और उन पर केसेस डाल दिए गए। उनमें अल बदर और अल शम्स के कारकुन भी थे और रजाकार भी। रजाकारों को याद रखिएगा, उनका जिक्र आगे फिर करूंगा। तो ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन 2012 में एक कंट्रोवर्सी सामने आ गई। इस ट्रिब्यूनल के एक जज थे मोहम्मद निजामुल हक। वो बेल्जियम में रहने वाले एक बांग्लादेशी लॉयर अहमद जियाउद्दीन से मुशावरत कर रहे थे। दोनों के दरमियान स्काइप पर गुफ्तगू होती और ईमेल्स का भी तबादला होता, और एक दिन अचानक उन दोनों की ये बातचीत लीक हो गई। बरतानिया का मशहूर मैगजीन द इकोनॉमिस्ट दोनों की 17 घंटों की गुफ्तगू और 230 ईमेल्स का रिकॉर्ड सामने ले आता है। इन ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और ईमेल्स ने तो दुनिया में तहलका मचा दिया। इनमें साफ साफ कहा गया था कि हुकूमत ट्रिब्यूनल में इंटरफेयर कर रही है और जजों पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जल्दी फैसले करें। जज निजामुल हक ने फौरन इस्तीफा दे दिया, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने दूसरा जज लगा दिया। ट्रिब्यूनल का काम जारी रहा, वही काम जिसके लिए उसे बनाया गया था, और प्रेशर बढ़ाने के लिए अवामी लीग ने अवाम का सहारा लिया। फरवरी 2013 में ढाका में मुजाहरे शुरू हो गए, जिनका मुतालबा एक ही था, जंगी मुजरिमों को फांसी दी जाए। अवामी लीग अपने हर मुखालिफ का खात्मा चाहती थी और उसका पहला निशाना थी जमात इस्लामी, जिसके तकरीबन 1 दर्जन रहनुमाओं पर मुकदमा चलाए गए। इनमें गुलाम आजम, मोतिउर रहमान निज़ामी, दिलावर हुसैन सईदी, अली अहसन मोहम्मद मुजाहिद, मोहम्मद कमरुज़्ज़मा और अब्दुल कादिर मुल्ला जैसे लीडर्स शामिल थे। और फिर फरवरी 2013 में वो हो गया जिसकी उम्मीद कम से कम बांग्लादेश से बाहर तो किसी को नहीं थी। अब्दुल कादिर मुल्ला को फांसी दे दी गई। असल में ट्रिब्यूनल ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन अवामी मुजाहिरों से पैदा होने वाले दबाव के बाद उन्हें सजाए मौत दे दी गई। अगले चंद सालों में जमात के तकरीबन सारे ही अहम रहनुमा या तो जेलों में ही मर गए या फिर फांसी चढ़ा दिए गए। यहाँ तक कि 2014 में खालिदा जिया को भी 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। यूनाइटेड नेशंस से लेकर एमनेस्टी इंटरनेशनल तक, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक सब ने मजम्मत की, लेकिन हसीना वाजिद कब किसकी सुनने वाली थी। उन्होंने वो किया जो उन्हें ठीक लग रहा था, शायद ये समझकर कि मेरा घर बर्बाद हुआ तो हजारों दूसरे घर भी बर्बाद हो जाएं, क्या फर्क पड़ता है। तो इन्हीं हालात में 2014 में इलेक्शंस हुए। तमाम अपोजिशन पार्टियों ने बाइकआउट किया, और वो कर भी क्या सकती थी। हसीना वाजिद अब अपने उरूज पर पहुंच गई। मिड 2010 सोशल मीडिया के पीक पर पहुंचने का दौर था, और यहीं पर इंफॉर्मेशन एज के बाद एज ऑफ मिस इंफॉर्मेशन का आगाज हुआ। एक से बढ़कर एक पॉपुलिस्ट लीडर सामने आया और छा गया। इंडिया में नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश में हसीना, एक जैसे ख्यालात रखने वाले, एक दूसरे से बहुत करीब इन पार्टीज ने अपने मुल्कों का नक्शा ही बदल दिया। बांग्लादेश में तो सिस्टम को कुछ इस तरह बना दिया गया कि हसीना के अलावा कोई जीत भी नहीं सके। 2014 के इलेक्शंस में अवामी लीग ने 267 सीटें जीती। इस तरह के 153 सीटों पर मुकाबिल कोई उम्मीदवार नहीं था, यानी आधी से ज़्यादा सीटें बगैर लड़े मिल गई। फिर 2019 में हसीना वाजिद 5वीं मरतबा मुल्क की वज़ीर आज़म बनी, एक मुस्लिम मुल्क में, बल्कि इससे बढ़कर बर्रे सगीर में भी इससे पहले कोई मिसाल नहीं मिलती। नाम तो बहुत हैं, रज़िया सुल्ताना से लेकर इंदिरा गांधी, बंदरा नाइके से बेनज़ीर तक, लेकिन इस खित्ते में कभी हसीना वाजिद जितनी ताकतवर खातून कभी नहीं देखी गई। हसीना ने 1-2 नहीं, मुसलसल 3 इलेक्शंस जीत लिए थे। धांधली के इल्ज़ामात लगे इतने ज़्यादा कि भारत भी कह पड़ा कि जो भी है ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। अमेरिका ने कहा कि बांग्लादेश में शफाफ इलेक्शन करवाए जाएं, वरना बांग्लादेश ऑफिशियल्स के वीज़े बंद कर दिए जाएंगे। इस पर हसीना वाजिद ने कहा था कि अमेरिका बांग्लादेश में जमहूरियत के खात्मे की कोशिश कर रहा है। कुछ सुना सुना लग रहा है ना। एक बाहर से एक इम्पोर्टेड हुकूमत जो एक बैरूनी साजिश के तहत हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई। खैर, उन्होंने अपोजिशन के बाइकआउट और दुनिया भर की मजम्मत किसी की परवाह नहीं की। और क्यों करती? उनके तमाम मुखालिफ या तो ज़मीन से 6 फीट नीचे जा चुके थे या 6 फीट ऊपर लटका दिए गए थे। अब मुल्क में हसीना को टक्कर देने वाला कोई नहीं था। उन्हें तो लग रहा था वो ताहयात बांग्लादेश की हुक्मरान रहेंगी। दुनिया की 100 ताकतवर तरीन खवातीन में से एक हसीना, बांग्लादेश की आयरन लेडी हसीना। और जब इतना कुछ हो जाए तो बंदा ओवर कॉन्फिडेंट हो ही जाता है, और हसीना भी हो गई। एक इलेक्टेड पीएम से वो डिक्टेटर बन गई। वैसे भी ये आदत उन्हें विरसे में मिली थी। हसीना की शख्सियत में बाप की बागी फितरत भी थी, सख्त लहजा भी और अदम बर्दाश्त भी।
और फिर उन्होंने वही गलतियां दोहराई जो शेख मुजीबुर रहमान से हुई। पाकिस्तान हो, इंडिया हो या फिर बांग्लादेश, सरकारी नौकरी का चार्म ही अलग है। तो 1972 में बांग्लादेश की हुकूमत ने फैसला किया कि जिन लोगों ने आज़ादी की जंग लड़ी उनके लिए सरकारी मुलाजमतों में कोटा होना चाहिए। यूं 30% नौकरियां डायरेक्ट उन्हें मिल गईं, बल्कि साफ साफ कहें तो अवामी लीग के कारकुनों में बांट दी गई। जब 97 में हसीना वाजिद की हुकूमत आई तो बांग्लादेश बने 26 साल हो चुके थे। तब ऐसे लोग ज्यादा नहीं थे जिन्होंने 71 की जंग लड़ी हो, और जो थे वो नौकरियों से रिटायर हो चुके थे। तब हसीना वाजिद ने एक फैसला किया, इस कोटे में उनकी औलादों को भी शामिल कर दिया। जी हाँ, यानी जिनके माँ बाप ने 71 की जंग लड़ी उनके बच्चों को नौकरियों में कोटा मिलेगा। और यही नहीं, 2010 में तो पोते पोतियों और नवासे नवासियों को भी कोटे पर नौकरियां मिलने लगी। यानी किसी को मेरिट के बजाय सिर्फ इस बुनियाद पर नौकरी मिले कि उसके नाना ने जंग लड़ी थी। वाह, यानी नौकरियों में भी नेशनलिज्म पैदा हो गया। चले जंग लड़ने वालों को कोटा मिले, समझ भी आता है, लेकिन सालों बाद उनकी औलादों, बल्कि औलादों की भी औलादों को कोटे के तहत नौकरियां मिले, ये बात कोई और तो शायद हजम कर लेता, नई नस्ल तो बिल्कुल नहीं कर सकती। इस फैसले पर एहतजाज हुआ और जबरदस्त हुआ। रिफॉर्म्स की डिमांड हुई, अवामी लीग के गुंडों और आम स्टूडेंट्स में बहुत झगड़े भी हुए, जिसके बाद फैसला हो गया, हुकूमत ने तमाम कोटे खत्म कर दिए, एहतजाज खत्म हो गया और अमन हो गया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। 2021 में मुक्ति बाहिनी के कुछ खानदानों ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी कि कोटा सिस्टम बहाल किया जाए, और 5 जून 2024 को अदालत ने फैसला दे दिया, कोटा सिस्टम बहाल कर दिया गया। फिर क्या था, बांग्लादेश में एहतजाज फिर शुरू हो गया, और क्यों ना होता, अब जमाना बदल चुका था, ये जेन ज़ी का जमाना था। खेल कोई भी हो, चाहे सियासत ही क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सा कार्ड किस वक्त खेलना है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को अंधा कर देता है। हसीना ने एक कार्ड खेला और बहुत गलत वक्त पर खेला। सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम का मामला उन्हें बहुत महंगा पड़ा। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक। जहां बहुत सारे फैक्टर्स थे, वहां कोटा सिस्टम भी वो आखिरी तिनका साबित हुआ जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। कोरोना की वबा के बाद बांग्लादेश की इकोनॉमी कमजोर हो गई थी, गुर्बत बढ़ रही थी, फॉरेन रिजर्व तेजी से कम हो रहे थे और IMF से कर्जा लेने की नौबत आ गई। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, इज़हारे राय पर पाबंदियां, अपोजिशन को दबाना, ये सब तो वैसे ही हो रहा था। ऊपर से हाई कोर्ट का ये फैसला जिसने जलती पर तेल का काम कर दिया। अब रद्द अमल को रोकने वाला कोई नहीं था। ये पुरानी वाली जनरेशन नहीं थी कि जिन्हें कौम परस्ती का चूरन आसानी से बेच दिया जाए। ये जनरेशन ना ही कोई ऐसी चीज खरीदती है और ना ही बिकाऊ माल है। तो हालात को समझने के बजाय हसीना ने क्रैकडाउन का फैसला किया। पुलिस और अवामी लीग के गुंडों ने मुजाहरे करने वाले तलबा पर हमले शुरू कर दिए। एहतजाज जितना फैलता गया, इसके खिलाफ रद्द अमल भी इतना ही बढ़ता गया। हालात जैसे जैसे काबू से बाहर हो रहे थे, हसीना वाजिद की तरफ से ताकत का इस्तेमाल भी उतना ही बढ़ रहा था। हुकूमत खुलेआम वायलेंस की पॉलिसी पर चल रही थी। तकरीबन 1200 लोगों की जान गई और हज़ारों जेलों में डाल दिए गए। इतने खतरनाक हालात थे, लेकिन हसीना वाजिद का रद्द अमल बिल्कुल कैजुअल था। उन्होंने मुजाहरे करने वाले तलबा को दहशतगर्द कहा, बल्कि ये तक कह दिया कि अगर नौकरियां जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को ना दी जाएं तो क्या रजाकारों को दी जाएं? इस बयान ने तो मुल्क में आग ही लगा दी। तलबा तहरीक का नारा बन गया, तुम कौन हम कौन, रजाकार रजाकार। जी हाँ, रजाकार का लफ्ज़ तो बांग्लादेश में गाली समझा जाता था, अब हर जबान पर था। अब तो लग रहा था सारा बांग्लादेश सड़कों पर था। स्कूल और कॉलेजेस बल्कि मदरसे भी बंद कर दिए गए, कर्फ्यू लगा दिया गया। लेकिन अब दिलों से खौफ निकल चुका था और फिर सरकारी एहलकारों के इस्तीफे आने लगे। पुलिस ने बगावत कर दी और हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। हसीना वाजिद बिल्कुल आखिरी वक्त पर भी आवाम के खिलाफ भरपूर ताकत का इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन फौज ने इनकार कर दिया, क्योंकि बात अब ताकत के इस्तेमाल से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। और फिर 5 अगस्त का दिन आ गया।
बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज्जमा वजीर आजम हाउस में दाखिल हुए और सीधा हसीना वाजिद के दफ्तर में पहुंच गए। हुक्म दिया कि फौरन इस्तीफा दें और जितनी जल्दी हो सके मुल्क छोड़ दें। हसीना वाजिद जैसी दबंग औरत के लिए अल्टीमेटम किसी एटम बम से कम नहीं था। वो किसी कीमत पर मुल्क छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो मुल्क तो उनके बाप का मुल्क था, लेकिन अब उनके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। यहाँ हसीना की बहन रिहाना से राब्ता किया गया और उन्हें तमाम तर सूरत हाल समझाई गई, जिन्होंने हसीना वाजिद के बेटे को कॉल करके बताया कि 45 मिनट हैं तुम्हारे पास, अगर माँ को बचा सकते हो तो बचा लो। और फिर बेटे ने माँ को बचा लिया। हसीना वाजिद ने इस्तीफा दिया और मुल्क छोड़ दिया। कैद खाने खुल गए, तिहाइयों से जेलों में सड़ने वाले रिहा हो गए। जिन जमातों पर पाबंदी लगाई गई थी उनके दफ्तर खोल दिए गए। ऐसा लगा जैसे मुल्क एक बार फिर आज़ाद हो गया है। दुनिया ने तारीख रिपीट होते देखी। अगस्त 1974 में बाप को घेर लिया गया था। 50 साल बाद बेटी भी घिरी हुई थी। बाप के पास तो मौका नहीं था, लेकिन बेटी को किस्मत ने बचा लिया। हसीना वाजिद 1975 में भी अपनी किस्मत की वजह से बची थी। 1988 में कातिलाना हमले में भी बच गई थी। 2004 में भी उन्हें कत्ल करने की कोशिश नाकाम हुई। लेकिन 2024 में जो कुछ हुआ है, क्या उससे लगता है कि बांग्लादेश की यूथ ने अपने मुल्क से मौरूसी सियासत का खात्मा कर दिया है?